जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करते हैं जेपीएससी सेट प्रैक्टिस में। अगले सेट प्रैक्टिस में हम आते हैं और आज हम बात करने वाले हैं चौथे सेट प्रैक्टिस में और हम बात करेंगे आज पेपर 2। आज हम बात करने वाले हैं पेपर 2 के जितने भी 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन 100 प्रश्नों को हम क्विक रिवीजन के तौर पे हम लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे, जितना जल्दी हो सके आज हम रिवीजन के तौर पर लेने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, तो आप अंत तक बने रहेंगे और देखेगा निश्चित यहाँ से आपको कई सारे फायदे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इसमें से हम देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्न और बता दें कि यह जेपीएससी सेट प्रैक्टिस में ये चौथा नंबर का सेट है। इससे पहले हम 3 सेट कर चुके हैं। साथ ही साथ इसमें हम पेपर वन और पेपर 2 ये दोनों को हम अल्टरनेट इसमें बात कर रहे हैं। सबसे पहले पेपर 1, फिर पेपर 2, फिर पेपर 1, फिर पेपर 2, इस तरह के अल्टरनेट करके क्लास जो वो रेगुलर आ रहा है। अगर आप इससे पहले नहीं देखें तो आप ये सेट ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट आपके लिए हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल को। और आज का पहला सवाल है कि झारखंड में निवास करने वाले अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस जनजाति की है। तो झारखंड में निवास करने वाले जनजातियों में अगर देखा जाए तो अधिकांश जनजाति है वो किस क्षेत्र से आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। बता दें कि झारखंड में जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर ऑस्ट्रेलॉइड और इस तरह से प्री दर्विडियन इस तरह के करके अलग अलग जो है वो भागों में बटा हुआ है। तो इसमें से सबसे अधिक जनजातियाँ जो देखने को मिलता है वो मिलता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है। देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हजारीबाग में। बता दें कि हजारीबाग में ही है देहोंगी पुरापाषाण कालीन स्थल, जो कि हजारीबाग जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है कि पुरापाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब यहाँ पे सही युग्मों में से चुनने को बोला जा रहा है। जैसे इसमें है बजना पलामू, करसो गढ़वा, झाबर रामगढ़, मांडू हजारीबाग। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो होगा ऑप्शन ए यानी बजना जो है ये पलामू जिले में अवस्थित है। बाकी ये कथन जो है वो ये तीनों गलत है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है। आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र जो है उस पर किस पशु का चित्र जो है वो अंकित देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भैंसा का। याद रखेंगे भैंसा का चित्र जो है इसमें अंकित मिलता है प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है। तो आपको बताना कि झारखंड के किस जिले में अवस्थित है कुंपा का किला। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चतरा में। चतरा जिले में ही अवस्थित है कुंपा का किला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक से चेरो खरवार एवं भूमि जनजातियों के बारे में झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी जो वो प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी डीएन मजुमदार की पुस्तक में ही आपको चेरो खरवार एवं भूमि जनजातियों के बारे में झारखंड आगमन और उनकी संस्कृतियों से संबंधित जानकारी जो हमें प्राप्त होती है। अगला सवाल है कि नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एल टिकेल के द्वारा ही लिखा गया था पुस्तक नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम। तो पूछा जाए कि अगर कि नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा एल टिकेल। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत से आकर के झारखंड में निवास करने वाली जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जनजाति है जो दक्षिण भारत से आकर, अगर कहीं बात करें ये भारत की, तो ये दक्षिण भारत से आकर के यहाँ पे झारखंड में जो वो निवास करती है, तो उस जनजाति के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी उरांव जनजाति। बता दें कि उरांव जनजाति को माना जाता है कि ये दक्षिण भारत से आकर के झारखंड में निवास किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उरांव जनजाति।
अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजवंश ने झारखंड क्षेत्र पर आगमन नहीं किया था। यहाँ पे बताना कि इनमें से कौन से ऐसे शासक थे या राजवंश थे जिन्होंने झारखंड में कभी आक्रमण नहीं किया था। तो इससे संबंधित है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश या सातवाहन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सातवाहन वंश जो है वो इससे पहले कभी भी कह सकते हैं कि कभी भी झारखंड पर आक्रमण इन्होंने नहीं किया था। इसके अलावा अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये कभी ना कभी कह सकते हैं कि किसी न किसी शासक के द्वारा झारखंड में थोड़ा बहुत ही आक्रमण लेकिन जरूर देखने को मिलता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन सातवाहन वंश का कोई भी प्रभाव जो वो झारखंड क्षेत्र में नहीं मिलता है आक्रमण से संबंधित। तो आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था। नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो आपको बताना कि इस समय इसका गवर्नर जो था ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस नागवंश की स्थापना के समय भारत का गवर्नर था। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि टकरोई की लड़ाई किसके बीच में हुई थी। टकरोई की लड़ाई ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध के रूप में माना जाता है झारखंड में। और यह कब लड़ा गया था, तो याद रखेंगे 3 मार्च 1575 को यह जो है लड़ाई लड़ा गया था, टकरोई की लड़ाई। तो याद रखेंगे इसमें अब्दुल रहीम खान खाना और जुनैद करानी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें जुनैद करानी की पराजित होती है, यानी जुनैद करानी जो इसमें हार जाते हैं, जबकि अब्दुल रहीम खान खाना इसमें जीत होती है। तो टकरोई की लड़ाई याद रखेंगे किसके बीच में हुआ था, अब्दुल रहीम खान खाना और जुनैद करानी के बीच में। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस एवं पोरहाट के राजा के मध्य संधि कब हुई थी। इन दोनों के बीच में संधि जो हुआ था उसके बारे में आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में किस वर्ष संधि हुई थी। 1767, 1770, 1772 या 1773 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1773 में। 1773 ईस्वी में ही अंग्रेज अधिकारी फोर्बिस और पोरहाट के राजा के मध्य में संधि हुआ था। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि किस सिंह वंशीय शासक ने पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी अच्युत सिंह के द्वारा। अच्युत सिंह के द्वारा ही पौरी देवी को अपने राज्य की अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित इन्होंने किया था। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है कि किस वंश ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था। तो बीघा के किले पर अधिकार करने वाले उस संथाल सरदारों को हरा करके किस शासक ने या किस वंश ने सरदारों को, संथाल सरदार जो उस समय थे, उसको हरा करके बीघा के किले पर अधिकार कर लिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तुगलक वंश। तुगलक वंश के द्वारा ही संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार किया था। तो इस तरह से, और यहाँ से एक और सवाल पूछा जाता है कि इनका क्रम पूछा जाता है। ये मध्यकालीन इतिहास से संबंधित प्रश्न है। जैसे इस तरह के आपको सवाल पूछा जा सकता है। सबसे पहले गुलाम वंश, गुलाम के बाद आता है खिलजी, गुलाम के बाद आता है खिलजी, उसके बाद आता है तुगलक, उसके बाद आता है सैयद, उसके बाद आता है लोदी वंश। तो इस तरह से इसके क्रम भी कई बार पूछे जाते हैं कि इनमें से वंश जो है वो मध्यकालीन इतिहास में अगर वंश में पूछा जाए कि इसका समय काल जो है वो किस तरह से रहा है, तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद अंत में लोदी। तो इस तरह से इसका क्रम भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि झारखंड की इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं। झारखंड के इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वीरोतम। डॉक्टर वीरोतम के द्वारा ही यह पुस्तक लिखा गया था, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते इसमें अगला सवाल जो है ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में अंग्रेजों का झारखंड में पहली बार प्रवेश हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किस नागवंशी शासक के शासनकाल में ही अंग्रेजों का झारखंड में सबसे पहले प्रवेश हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दर्पनाथ शाह। दर्पनाथ शाह के समय में ही या इनके शासनकाल में ही अंग्रेजों का सर्वप्रथम झारखंड में प्रवेश होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दर्पनाथ शाह। अगला सवाल है कि बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल के किलेबंदी कब करवाई थी। बंगाल के नायब नवाब ने राजमहल के किलेबंदी कब करवाई थी। तो इसके बारे में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1712 में। बता दें कि आज का ये सेट आपको क्विक रिवीजन के तौर पर करवाया जा रहा है, क्विक रिवीजन के तौर पर करवाया जा रहा है, जो कि कह सकते हैं कि आज बहुत ज़्यादा इसमें डीपली हम डिफ्रेशन के तौर पर और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज हम एक रिवीजन के तौर पर हम इनको ले रहे हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। अगर आपके 60 से 65 के बीच में अगर आपका मार्क्स रहता है तो समझ लीजिए आपका तैयारी अच्छा है। अगर इससे कम मार्क्स आ रहा है तो थोड़ा सा आपको मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है कि मुगल बादशाह शाह आलम ने कितने लाख वार्षिक में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। तो आपको बताना कि आखिर में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी दी थी शाह आलम के द्वारा जो मुगलों को दिया गया था वो कितने राशि के रूप में दिया गया था, वार्षिक के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 26 लाख। बता दें कि 26 लाख वार्षिक कर के रूप में, वार्षिक के रूप में जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो दे दी थी। किसे? तो मुगलों को दे दी थी शाह आलम द्वितीय के द्वारा। अगला सवाल है कि भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किसने जिले का गठन हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूमिज विद्रोह के परिणाम स्वरूप किस जिले का गठन हुआ था। तो थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे किस जिले का गठन हुआ था भूमिज विद्रोह के बाद। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मानभूम का। याद रखेंगे भूमिज विद्रोह के बाद जो जिले का गठन होता है वो है मानभूम जिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या सरदारी आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से, इन उद्देश्यों में से कौन सा ऐसा उद्देश्य था जो सरदारी आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है जाति प्रथा की समाप्ति, बेगारी प्रथा की समाप्ति, जमींदारों को भगाना या भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बेगारी प्रथा की समाप्ति इनका मुख्य उद्देश्य में से शामिल नहीं था। बाकी जाति प्रथा की समाप्ति इसका उद्देश्य था, जमींदारों को भगाना और साथ ही साथ भूमि प्रतिबंध को समाप्त करना। ये तीन उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य के रूप में माना जाता है सरदारी आंदोलन को। अगला सवाल है कि निम्न में से क्या बिरसा मुंडा आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। कि बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ उनमें से क्या उद्देश्य नहीं था। तो आप सभी को पता होगा कि बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो झारखंड की एक ऐसी आंदोलन के रूप में माना जाता है जो कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी एक कह सकते हैं कि ऐसा युद्ध माना जाता है जो कि झारखंड में काफ़ी इसका जो है वो प्रभाव माना गया। इसी के कारण से आज भी जानते हैं कि बिरसा मुंडा को कह सकते हैं कि देवता के रूप में भी मानते हैं। यही कारण है कि इन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है अपने कार्यकाल में किए थे। तो यहाँ पे उद्देश्यों में से पूछा जा रहा है स्वतंत्र मुंडा, दीकुओं को भगाना, राज्य की स्थापना या लगान नहीं देना। तो इनमें से जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी लगान नहीं देना। ये उद्देश्य कभी भी बिरसा मुंडा आंदोलन का नहीं था। बाकी के स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना ये इनका उद्देश्य था। दीकुओं को भगाना, अब यहाँ पे दीकू अर्थ होता है जो गैर जनजाति लोग को जो है वो दीकू शब्द से संबोधित किया जाता था उस समय। तो दीकू जो है वहाँ पे दीकुओं को भगाना ये भी काफ़ी, और दीकू शब्द आया है दिक से, दीकू शब्द आया है दिक यानी दिक का अर्थ होता है परेशान करना। तो दीकू को भगाना यानी जो कि काफ़ी इन लोगों को परेशान किया करते थे, इनका ये भी उद्देश्य था कि दीकुओं को भगाना और साथ ही साथ राज्य की स्थापना करना और अपनी एक अलग मुंडा राज्य की स्थापना करना। इन सभी का कह सकते हैं कि उद्देश्य था बिरसा मुंडा आंदोलन का। अगर पूछा जाए कि बिरसा मुंडा जिनका जन्म कब हुआ था तो आपको पता होगा 15 नवंबर 1875 को 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म होता है, बिरसा मुंडा जी का जन्म होता है, जो कि 15 नवंबर इन्हीं के कह सकते हैं कि अवसर पर 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी वर्ष कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य जो है वो गठित भी हुआ था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ इनका निधन अगर बात करें तो 9 जून 1900 ईस्वी को मात्र 25 वर्ष की उम्र में इनका निधन जो हो जाता है, जिसमें से अंग्रेजों ने इनके मौत का कारण जो है वो बताया था कि हैजा के कारण से इनका जो है वो निधन हुआ था। लेकिन स्पष्टीकरण अगर सही तरीके से देखा जाए तो सही स्पष्टीकरण जो वो इसका नहीं हुआ था कि आखिर में उनका निधन जो वो किस कारण से हुआ था। लेकिन अंग्रेजों ने यही बताया था कि हैजा के कारण से इनका जो है वो निधन हो गया। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान
अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? बिरसा मुंडा आंदोलन के दौरान अंग्रेजों पर दूसरी बार कब हमला हुआ था? तो 1895 से लेकर 1900 तक की ये कह सकते हैं कि भयानक युद्ध देखने को मिलता है, जो कि बिरसा मुंडा या उलगुलान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। याद रखेंगे इसमें दूसरी बार जो हमला किया गया था वो किया गया था 25 दिसंबर 1897 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 25 दिसंबर 1897। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि 1857 ईस्वी में रांची के कमिश्नर कौन था? रांची का कमिश्नर कौन था 1857 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डाल्टन। बता दें कि 1857 के समय में, क्योंकि 1857 का इतिहास जो है ये भी अपने आप में कह सकते हैं कि काफ़ी गौरवशाली इतिहास माना जाता है इतिहास के संदर्भ में अगर देखा जाए तो, क्योंकि 1857 का युद्ध जो है ये भी कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता या कह सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता का ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सीढ़ी माना जाता है जहाँ से कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आसान भी होता गया था आगे। तो याद रखेंगे, और यह सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो मेरठ से ही शुरुआत हुआ था 1857 का युद्ध। तो कई बार पूछा जाता है, वहीं अगर पूछे जाए कि झारखंड में सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो याद रखेंगे ये रोहिणी जो है देवघर जिले का एक स्थान है, रोहिणी जो कि देवघर जिले में अवस्थित है, यहीं से सबसे पहले जो है वो झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू होता है। तो रोहिणी नामक स्थान से ही 1857 का विद्रोह झारखंड में शुरू होता है, जबकि भारत में अगर पूछा जाए तो मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, यहाँ से शुरुआत हुआ था। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? झारखंड में मार्शल लॉ कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 10 अगस्त 1857 को। 10 अगस्त 1857 को झारखंड में मार्शल लॉ लागू किया गया था। अगला सवाल है कि 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? 1859 ईस्वी में झारखंड के किस क्षेत्र में सेल एंड रेंट लॉ लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी छोटा नागपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि मुंडा जनजाति का झारखंड में प्रवेश के क्रम में किस जनजाति के संघर्ष हुआ था? ऐसा माना जाता है कि जब झारखंड में मुंडा जनजाति कह सकते हैं कि झारखंड में जब प्रवेश कर रहे थे, उस समय यहाँ पे पहले से रह रहे एक जनजाति के साथ विद्रोह होता है। उस जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर में वो जनजाति कौन थी जिसके साथ विद्रोह हुआ था, या तो कह सकते हैं कि उसका विरोध भी वो ही प्रदर्शित किए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी असुर। बता दें कि असुरों के द्वारा जब मुंडा जनजाति का प्रवेश झारखंड में हो रहा था, उस समय असुर जनजातियों के द्वारा इसका विरोध हुआ था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी असुर जनजाति। अगला सवाल है कि नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? नागवंशी राजाओं ने किसे कर वसूलने का आदेश दिया था? जमींदारों को, मनसबदारों को, भूइहर को, या खुटकट्टीदार को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भूइहर को। भूइहर उस समय शब्द जो था वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जितने भी कर वसूलने का जो मुख्य कार्य होता था वो भूइहर के द्वारा किया जाता था नागवंशी राजाओं के समय में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भूइहर। अगला सवाल है कि मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत द्वारा निम्न में से किस विषय पर निर्णय नहीं लिए जाते? जब मांझी शासन व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि आखिर में मांझी शासन व्यवस्था जो है वह किस जनजाति का शासन व्यवस्था था? तो याद रखेंगे संथाल जनजातियों की शासन व्यवस्था को ही हम मांझी शासन व्यवस्था कहते हैं। इसके पहले मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित हम प्रश्न देखें, फिर उसके बाद आप नागवंशी शासन व्यवस्था वहाँ पे प्रश्न देखें, फिर आता है मांझी शासन व्यवस्था, उसके बाद और भी डोकलो सोहर शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इन सभी प्रश्न वहाँ से भी सभी प्रश्न हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शासन व्यवस्था से संबंधित आपके 6 से 7 प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ से एक एक प्रश्न जो वो हर जातीय पंचायत से संबंधित पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसमें वही पूछा जा रहा है कि मांझी शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के द्वारा इनमें से किस विषय पर जो वो निर्णय नहीं लिया जाता था? यौन अपराध, चोरी, तलाक या हत्या? तो याद रखेंगे इसमें हत्या से संबंधित जो वो कोई भी निर्णय ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लिया जाता था। उसके अलावा ये तीनों जितने भी बाकी की ये तीनों घटनाएं जो भी है इससे संबंधित जो वो
वहाँ पर निर्णय लिया जाता था। साथ ही साथ एक चीज़ और यहाँ पे सवाल उठता है कि संथाल जनजातियों में जो था, इसके शासनकाल में जो सबसे कठोर दंड था उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो है वो बिटलाहा 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 के नाम से जाना जाता था, जो कि सबसे कठोर दंड जो वो माना जाता है संथाल जनजातियों से संबंधित। याद रखेंगे, यह जो वो सामाजिक बहिष्कार, यानी कह सकते हैं कि समाज से बहिष्कार कर देना, यह इसका वहाँ तक का प्रावधान इसमें शामिल था। वहीं अगर पूछा जाए कि संथालों में सबसे जो हल्का कह सकते हैं कि दंड था वो क्या था, तो उसका नाम था करेला। सबसे हल्का दंड जो था वो करेला था, जो कि लगभग 1.5 रुपये का आर्थिक दंड था। यानी कह सकते हैं कि 1.5 रुपये का आर्थिक दंड के रूप में वसूला जाता था, और वो था सबसे हल्का दंड। जबकि सबसे कठोर दंड था, ये कह सकते हैं कि जब कोई घोर अपराध होता है तो वैसे केसेस में जो वो बेटलाहा से संबंधित, यह कह सकते हैं कि जो है वो दंड दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आप याद रखेंगे हत्या हो जाएगा, जो कि हत्या से संबंधित कोई भी मामला ग्राम पंचायत में निर्णय नहीं लिया जाता था। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि खड़िया राजा के खजांची को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था, डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था या खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को ही डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहते हैं। तो डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था अगर आपसे पूछा जाए कि किस जनजाति की शासन व्यवस्था को डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था कहा जाता है, तो खड़िया जनजाति से संबंधित। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनके खजांची को जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी तिंजौकड़। तिंजौकड़ आप जानते होंगे तिजौरी, यहाँ पे आप शब्द पकड़ सकते हैं कि तिजौरी, और तिजौरी जो है वो यहीं पे खजांची जो होता था वो तिजौरी का काम होता था संभालने का, तो वहीं से शब्द है तिंजौकड़, आप याद रख सकते हैं। लिखाकड़ ये कह सकते हैं कि पढ़ने लिखने का जो भी दस्तावेज संभालने का कार्य होता था वो लिखाकड़ के द्वारा, जबकि दीवान तो आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सी जनजाति या कौन सी शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित था। तो याद रखेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था अगर पूछा जाए कि किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हो जनजातियों की शासन व्यवस्था को ही मुंडा मान की शासन व्यवस्था के रूप में माना जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि जमशेदपुर की टाटा आयरन एवं स्टील वर्क्स के मजदूरों ने किस वर्ष हड़ताल किया था? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1918 में। याद रखेंगे 1918 में, यह कह सकते हैं कि टाटा स्टील या टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जो कि जमशेदपुर में अवस्थित है, वहाँ पर मजदूरों के द्वारा एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक हड़ताल रहा था, काफ़ी लंबे समय तक हड़ताल चला था। और उस हड़ताल को भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि इस हड़ताल को तोड़ने का जो मुख्य कार्य किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो इस समय कह सकते हैं कि कई बड़े बड़े नेता जो थे, या कह सकते हैं कि उस समय वो जमशेदपुर पहुंचे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, महात्मा गांधी, और भी कई लोग थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, और भी कई ऐसे बड़े बड़े लोग थे, सहजानंद सरस्वती हो गया, जैसे कई बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे नेता जो वो उस समय पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कार्य देखने को मिलता है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रांची। बता दें कि रांची जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने ही जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो वो किया था 14 अगस्त 1942 को, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा जो है वो 1942 में 8 अगस्त, या आपको कई जगह पे 8 अगस्त मिलता है, कई जगह पे आपको 9 अगस्त मिलता है, लेकिन याद रखेंगे इसका सही आंसर जो होगा वो 8 अगस्त 1942 होगा। 8 अगस्त 1942 को ही जो वो महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। और यहीं पर नारा जो है वो महत्वपूर्ण एक नारा भी दिया गया था, करो या मरो। करो या मरो का नारा भी जो है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण नारे के रूप में देखने को मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि एक प्रसिद्ध नारे के रूप में उभर कर आया सामने। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था? अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि यूरोपियन का आगमन, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे अंग्रेजों का आगमन वैसा नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूरोपियनों का आगमन जो वो झारखंड में सबसे पहले कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1749 ईस्वी में। 1749 ईस्वी में यूरोपियनों का आगमन जो वो झारखंड में हुआ था। लेकिन वहीं अंग्रेजों का अगर आगमन अगर बात करें तो
आप सभी को पता होगा 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में जो है वो सबसे पहले अंग्रेजों का आगमन होता है, यानी प्रवेश होता है 1767 ईस्वी में। लेकिन इसकी घोषणा जो वो कह सकते हैं कि पहले ही हो जाता है। कब होता है इसकी घोषणा? तो याद रखेंगे 1764 ईस्वी में जब बक्सर का युद्ध हो रहा था। जब 1764 में बक्सर का युद्ध हो रहा था तो बक्सर युद्ध जीतने के बाद 1765 ईस्वी में जो है वो बंगाल को अंग्रेजों के अधीन कर लिया जाता है, जिसके तहत अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर क्षेत्र भी जो है वो इसी के अंतर्गत आ जाता है। तो याद रखेंगे ऐसे तो अगर अधिकार बात करें तो यह 1765 ईस्वी में ही हो गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश कब हुआ था, तो प्रवेश 1767 सिंहभूम में हुआ था। लेकिन अगर इससे भी सवाल अगर के थोड़ा सा अगर इस तरह से पूछे कि सर्वप्रथम यूरोपियनों का आगमन कब हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 1749 में। तो इस तरह के सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि फरवरी 1856 में सिद्धू तथा कान्हू को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ से ये भी सवाल जो वो काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ऊपर बंदा से ही गिरफ्तार जो वो किया गया था 1856 में। फरवरी 1856 में सिद्धू और कान्हू को जो वो ऊपर बंदा से संबंधित कह सकते हैं कि ऊपर बंदा नामक स्थान से इन दोनों को गिरफ्तार जो वो किया जाता है। साथ ही साथ बरहेट की घाटी या बरहेत की घाटी या फांसी से संबंधित घटना था, लेकिन अगर गिरफ्तार की घटना पूछा जाए तो ये ऊपर बंदा इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ याद रखेंगे संथाल हुल या कह सकते हैं कि हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह जो कि 1855-56 में कह सकते हैं कि यह काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध के रूप में भी माना जाता है। और इस तरह के कई सारे युद्ध भी देखने को मिलता है। और कई बार लोगों को लगता है कि शायद 1857 का जो युद्ध था 1857 का जो युद्ध था वो कहीं ना कहीं ये चर्बी वाले कारतूस का ही एक मुख्य कारण था, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1857 के विद्रोह के कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कह सकते हैं कि उसके पहले कई जगह पे अलग अलग चिंगारे जो वो भड़क रहे थे, जिसका परिणाम स्वरूप जो वो 1857 का विद्रोह जो वो भयानक रूप से देखने को मिलता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका एक उद्देश्य मिल गया, या एक कह सकते हैं कि कोई बहाना मिल गया कि हाँ चर्बी वाले कारतूस से यहाँ शुरुआत होता है, लेकिन उसके पहले जो है वो कई अलग अलग कारण भी थे। जैसे झारखंड में अगर देखा जाए तो इसके पहले जो संथाल विद्रोह या हुल विद्रोह जो माना जाता है 1855-56 का, ये भी युद्ध एक कह सकते हैं कि काफ़ी असंतोष हो गया था उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इस तरह के कई सारे महत्वपूर्ण जो है युद्धों के परिणाम स्वरूप ही इसकी शुरुआत जो वो होता है। और 1857 के पहले का जो भी युद्ध होता है उन सभी युद्धों के कारण भी कह सकते हैं कि उसका भी परिणाम स्वरूप जो वो 1857 का विद्रोह में जरूर देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था। नीलांबर पीताम्बर ये दो ऐसे भाई थे जिन्होंने जनजातियों को इकट्ठा करके 1857 का विद्रोह किया था। तो आपको बताना है कि वो कौन से दो ऐसे जनजाति थे जिन जनजातियों को इन्होंने इकट्ठा करके उस युद्ध में जो वो भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी चेरो और खरवार। चेरो और खरवार ये दो ऐसे जनजाति थे जिनको इकट्ठा करके यह कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे, और इन्होंने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कार्य भी इनको देखने को मिलता है। दीवा किशुन का आपस में क्या संबंध था। आपको बताना कि दीवा किशुन का आपस में संबंध क्या था। वो कौन कौन थे आपस में? भाई थे, मामा भांजा थे, चाचा भतीजा थे, या पिता पुत्र थे। तो बता दें कि दीवा किशुन ये मुख्य रूप से दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो था मामा भांजा का, और इन्होंने दोनों कह सकते हैं कि ये दोनों मिल करके भी कह सकते हैं कि झारखंड में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और इन्होंने झारखंड आंदोलन में भी इनका जो योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, और काफ़ी सराहनीय योगदान भी देखने को मिलता है दीवा किशुन से संबंधित। आपको बताना कि इन दोनों का जन्म जो है या इनका जन्म जो है वो झारखंड के किस जिले में हुआ था। झारखंड के किस जिले में इनका जो है वो जन्म हुआ था, आपको बताना है कमेंट करके कि दीवा किशुन का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से किसका संबंध एटके-डी गांव से है। किसका संबंध जो वो एटके-डी गांव से संबंधित है। किसका संबंध जो वो एटके-डी गांव से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सुगना मुंडा। सुगना मुंडा का संबंध जो है वो एटके-डी गांव से संबंधित है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है
कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत की जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो अगर पूछा जाए कि जनजातीय दृष्टि से अगर झारखंड में अगर देखा जाए कि स्थान अगर पूछा जाए कि झारखंड का स्थान उसमें कौन सा आता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथा स्थान जो वो इसमें आता है। जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये जनजातीय बहुल राज्य हैं, लेकिन अगर बात करें कि झारखंड का इसमें कौन सा स्थान आता है, तो झारखंड में इसमें चौथा स्थान जो वो आता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि इनमें से किस जनजाति में, इनमें से याद रखेंगे, इनमें से यहाँ पे इनमें से है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया कि इनमें से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी जनजाति में जो वो पसरी प्रथा का प्रचलन जो वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं असुर, बिरहोर, उरांव या महली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में ही पसरी प्रथा जो वो देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसा यह प्रथा माना जाता है जो कि एक दूसरे के कह सकते हैं कि हेल्प के रूप में माना जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जब खेती करता है तो वैसे केस में क्या होता है कि उसको अपने जो बैल या जो होते हैं वो हल चलाने के लिए वो उसको क्या है कि कह सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में या कह सकते हैं कि सहायता के तौर पर दिया जाता है, तो उसको पसरी प्रथा के रूप में उरांव जनजातियों में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे पसरी प्रथा भी एक कह सकते हैं कि काफ़ी प्रचलित प्रथा के रूप में माना जाता है उरांव जनजातियों में। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि पारस असुर समुदाय में किस रूप में प्रचलित है। पारस जो है असुर समुदाय में किस रूप में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गोत्र के रूप में। बता दें कि पारस जो वो असुर समुदाय में गोत्र के रूप में भी प्रचलित है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, और साथ ही साथ याद रखेंगे असुर जो है यह झारखंड की 8 आदिम जनजातियों में शामिल है। अब 8 आदिम जनजाति जो है वो सभी जनजातियों के बारे में आप याद रखेंगे। असुर, बिरहोर, बिरजिया, परहिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, इन सभी जनजाति जो है, साथ ही साथ कोरवा, ये सब जो है वो झारखंड के 8 आदिम जनजाति है शामिल है। अगला सवाल है कि बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में किस रूप में प्रचलित है। बेरा, गोड़ा और बादी बिरहोर जनजाति में यह किस रूप में जो है वो प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा यह तीनों जो है वो भूमि के प्रकार हैं। तो बिरहोर जनजातियों में यह भूमि के अलग अलग प्रकार थे, जिनको जो है वो बेरा, गोड़ा और बादी के नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भूमि के प्रकार। अगला सवाल है कि चरेता, बियरी एवं हरेली, चरेता, बियरी एवं हरेली बैगा जनजाति में प्रचलित है। यह किस रूप में प्रचलित था। तो इसका सही आंसर होगा त्योहार के रूप में। बता दें कि बैगा जनजाति के महत्वपूर्ण त्योहारों में से चरेता, बियरी और हरेली शामिल है। तो पर्व एवं त्योहार के रूप में जो यह मनाया जाता है, इन तीनों नाम आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि करमाली जनजाति द्वारा किस नदी को पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। तो करमाली जनजातियों के द्वारा किस नदी को पवित्र नदी मानती है, झारखंड की उस नदी का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। याद रखेंगे दामोदर नदी को करमाली जनजाति जो है यह पवित्र नदी जो वो मानती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे दामोदर नदी यह झारखंड की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी के रूप में माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में भी माना जाता है। सबसे अधिक प्रदूषित नदी के रूप में माना जाता है। हालांकि ये प्रदूषित तो अभी देखा जाता है, लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं था। शुरुआत से यह नदी का इतिहास अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए इस नदी के किनारे ये ऐसे क्षेत्र से यह नदी बहता है जिसके किनारे कह सकते हैं कि कई सारे महत्वपूर्ण जो वो फैक्ट्री देखने को मिलता है, कई सारे कारखाना मिलता है, जिसके कारण से यह नदी जो वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित होने का मेन कारण यही है कि इस नदी के चारों साइड जो है वो कई सारे फैक्ट्री या कह सकते हैं कि कारखाना देखने को मिलता है, जिसके कारण जो वो एक माना जाता है कि यह नदी को प्रदूषित होना। साथ ही साथ याद रखेंगे दामोदर नदी का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो यह लातेहार जिले के टोरी परगना टोरी क्षेत्र से ही, टोरी लातेहार से ही इस नदी का जो है वो उद्गम माना जाता है। इसके कई सारे सहायक नदी हैं, इसके बारे में भी आप याद रखेंगे, जैसे बराकर हो गया, और भी कई ऐसे नदी हैं जो कि इस नदी की सहायक नदियां हैं। आगे चलते इसमें, और इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप याद रखेंगे।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ से आपको बताना कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। मुंडा जनजाति अपने को होड़ोको कहती है, बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति के युवा ग्रह को गित्योड़ा के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। मुंडा जनजाति के पवित्र स्थल को सरना स्थल के रूप में माना जाता है, जो कि कह सकते हैं कि यहाँ पे सरना स्थल में साल वृक्ष का ये झुंड होता है, जहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो पूजा स्थल जो के रूप में भी माना जाता है, जहाँ ये कह सकते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बलि भी होता है और हंडिया का तपान भी चढ़ाया जाता है। डी ऑप्शन है कि मुंडा जनजाति के पंचायत स्थल को पंचना कहते हैं, तो ये ऑप्शन कह सकते हैं कि गलत है। बाकी के ऊपर के तीन जो है वो कथन जो है वो सत्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि किस पर्व के संबंध में यह मान्यता है कि इसे मनाने से फसलों में कोई रोग नहीं लगता है। तो ऑप्शन है मंडा पर्व, कदलेटा पर्व, बहुरा पर्व या हरियाड पर्व। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कदलेटा पर्व। कदलेटा पर्व में ऐसा माना जाता है कि इस पर्व को मनाने से जो फसलों में जो रोग उत्पन्न होते हैं वो रोग जो वो उत्पन्न नहीं होता है। तो इस पर्व का जो वो महत्व जो वो विशेष करके झारखंड के जनजातियों में जो वो देखने को मिलता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि पाटो सरना का किस जनजाति से संबंधित है। पाटो सरना का संबंध किस जनजाति से संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी खड़िया जनजाति से। खड़िया जनजाति याद रखेंगे, खड़िया जनजाति से भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि खड़िया जनजाति जो है वो कितने वर्गों में जो वो विभाजित था। तो इस तरह से याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा, जैसे दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, ये तीन के रूप में कह सकते हैं कि ये तीन रूप में जो है वो इनका विभाजन होता है। तो खड़िया जनजाति जो वो दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, इसमें से पहाड़ी खड़िया जो वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा माना जाता है, जबकि दूध खड़िया इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा इनकी स्थिति जो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जबकि बीच में जो वो ढेलकी खड़िया है। लेकिन सबसे निचला स्तर जो माना जाता है वो पहाड़ी खड़िया को माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि आज भी ये पहाड़ों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो हो सकता है कि धीरे धीरे वर्तमान में स्थिति जो वो थोड़ा सा परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से मान सकते हैं। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से किस त्योहार के 10 दिन बाद मुड़मा जत्रा का आयोजन होता है। मुड़मा जत्रा का आयोजन याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दशहरा। दशहरा के कह सकते हैं कि त्योहार के 10 दिन के बाद मुड़मा जत्रा का आयोजन होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दशहरा। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासनकाल के समय हुई थी। तो नागवंशी शासनकाल के समय में इनमें से किस मेले की शुरुआत जो है वो हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी इंदा जत्रा मेला। इंद जत्रा मेला की शुरुआत जो है वो नागवंशी शासनकाल में हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि झारखंड की एकमात्र लोकसभा सीट कौन है जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यहाँ पे आप शब्द पे ध्यान देंगे, यहाँ पे अनुसूचित जाति से संबंधित पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी पलामू। याद रखेंगे, और यहाँ पे लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है, तो ये शब्द आप कभी भी क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे, और क्वेश्चन में हड़बड़ाहट में आप पढ़ करके आंसर कभी भी ना करें। सबसे पहले क्वेश्चन समझें कि आखिर में क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। एक तो यहाँ पे कई बार लोकसभा रहता है, कई बार विधानसभा रहता है, कई बार लोकसभा रहता है, कई बार विधानसभा रहता है। यहाँ पे कई बार अनुसूचित जाति मिल सकता है, अनुसूचित जनजाति भी मिल सकता है। तो इन दोनों को आप ध्यान से पढ़ते हुए क्वेश्चन का आंसर देंगे। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल के तहत राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल जो वो पूछे जाते हैं, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 164। बता दें कि आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल जो वो मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 164। आगे चलते इसमें अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं कि इसमें अगला सवाल जो है वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। आपको बताना है कि राज्यपाल जो वो किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल
213 यानी अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 के तहत ही अनुच्छेद 213 के तहत ही राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यहाँ पे आप शब्द देख सकते हैं राज्यपाल, ना कि राष्ट्रपति यहाँ से पूछा जा रहा है। अगर राष्ट्रपति यहाँ से रहता तो इसको उल्टा कर देते, 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाता अगर राष्ट्रपति पूछता तो, लेकिन यहाँ पे राज्यपाल पूछा जा रहा है, इसलिए याद रखेंगे 213 इसका सही आंसर होगा। अगर राष्ट्रपति द्वारा पूछा जाए तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल कि झारखंड के किस राज्यपाल का जन्म स्थान पेशावर पाकिस्तान से संबंधित है। आपको बताना कि वो कौन से राज्यपाल हैं जिनका जन्म स्थान जो वो पेशावर पाकिस्तान से माना जाता है। ऑप्शन है सैयद अहमद, सैयद सिप्ते रजी, वेद प्रकाश मारवा या एम रामा जोइस। तो आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी वेद प्रकाश मारवा। बता दें कि वेद प्रकाश मारवा यह झारखंड के चौथे राज्यपाल के रूप में माना जाता है इनको। और साथ ही साथ इनका कार्यकाल जो वो बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है, लगभग 1 साल का कार्यकाल माना जाता है झारखंड में। लेकिन झारखंड के अलावा ये मणिपुर और मिजोरम के भी राज्यपाल जो वो रह चुके हैं। मणिपुर और मिजोरम ये 2 राज्य के भी राज्यपाल जो वो रह चुके हैं। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि वेद प्रकाश मारवा इनमें से किस राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके थे, तो ऑप्शन अगर तीनों दिया जाए कि झारखंड, मणिपुर और मिजोरम, तो ऑप्शन डी होगा सही आपका उपयुक्त सभी। याद रखेंगे झारखंड, मणिपुर और मिजोरम ये तीनों राज्य के राज्यपाल के रूप में रह चुके हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक जो वो भी अभी चर्चित रहा है, उस पुस्तक को भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि राज्य में प्रथम पंचायती राज चुनाव झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के आधार पर कब हुआ था। तो राज्य में प्रथम पंचायती चुनाव कब हुआ था। पंचायती राज चुनाव अधिनियम जो आया था ये तो 2001 में आया था, ये तो पता है कि 2001 में यह अधिनियम जो वो आया था। लेकिन पहला बार जो चुनाव हुआ था, प्रथम पंचायती राज का चुनाव जो हुआ वो किस वर्ष हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 2010 में। बता दें कि 2010 में ही इस अधिनियम के तहत पहली बार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव जो हुआ था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा 2010। अगला सवाल है कि संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में कब सृजित किया गया था। संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में किस वर्ष सृजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में ही संथाल परगना को प्रमंडल के रूप में सृजन किया गया था। आपको पता होगा कि अगर कहीं बात करें प्रमंडल के रूप में तो सबसे पहले आता है, आप याद रख सकते हैं, जैसे पलामू प्रमंडल। पलामू के बाद आता है उत्तरी छोटा नागपुर, फिर आता है दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर के बाद अगर बात करें तो संथाल परगना, और संथाल परगना के बाद आप याद रखेंगे कोल्हान। इस तरह से ये चारों जो वो 5 जो है वो आपको प्रमंडल जो है वो आपके याद होने चाहिए। साथ ही साथ किस प्रमंडल में कितने जिले हैं ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है। आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो वो धनबाद जिले में शामिल नहीं है। पहला है मैथन बांध, ये तो पता ही है कि ये बराकर नदी पर अवस्थित है। मैथन बांध ये धनबाद में ही अवस्थित है। पलटन घाट, तोपचाची झील या डांगी पहाड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पलटन घाट। पलटन घाट जो वो झारखंड के धनबाद जिले में स्थित नहीं है। बाकी मैथन डैम, तोपचाची झील और डांगी पहाड़ ये तीनों जो है वो आपको कह सकते हैं कि धनबाद जिले में स्थित है, लेकिन पलटन घाट जो वो धनबाद जिले में स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कोडरमा जिले में स्थित पर्यटक स्थल है। आपको बताना कि कोडरमा जिले के पर्यटक स्थलों में कौन सा इनमें से शामिल है कोडरमा जिले से। तो सबसे पहला है ध्वजाधारी पहाड़, ये तो स्थित है। पेट्रो जलप्रपात, इसका सही याद रखेंगे पेट्रो जलप्रपात है। पेट्रो जलप्रपात ये भी जो है वो कोडरमा जिले में अवस्थित है। जबकि जोरासेमर जिले का पूरा अवशेष, तो ये तीनों जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है वो कह सकते हैं कि पर्यटक स्थल ये कोडरमा जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है इनमें से निम्न में से किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया। किसने संथाली लोक कथाओं का संग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी पीओ बोर्डिंग के द्वारा ही संथाली लोक कथाओं का संग्रहण जो वो किया है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक चित्रकला झारखंड की चित्रकला शैली में संबंधित नहीं है। और यहाँ से एक और चीज ध्यान रखेंगे, सवाल जब भी आप पढ़ें तो अंत में जरूर ध्यान दें कि सवाल क्या पूछा गया है या नहीं है। इस तरह के भी पॉइंट में कई बार जो वो दिक्कत होता है कि इनमें से पूछा गया था कि कौन सा है या नहीं है, वहाँ पे भी हम गलत करके सवाल आ जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, कोहबर, सोहराई, डोमकच या जादोपटिया। तो आपको पता होगा कि सोहराई और कोहबर ये दोनों चित्रकला के लिए तो जीआई टैग भी झारखंड को मिल चुका है पिछले वर्ष। तो ये तो दोनों चित्रकला से संबंधित है, साथ ही साथ जादोपटिया ये भी जो वो चित्रकला से संबंधित है। चित्रकला से ये तो सभी संबंधित है, लेकिन डोमकच जो वो चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डोमकच इसका सही आंसर हो जाएगा। डोमकच जो वो झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है, यह नृत्य के रूप में देखने को मिलता है। जब कह सकते हैं कि जब लड़का के घर से जब बाराती जो वो निकल जाता है, तो लड़का के घर में रात को किया जाने वाला नृत्य जो होता है उसे डोमकच नृत्य के रूप में जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डोमकच जो वो चित्रकला शैली नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा चित्रकला शैली का विषय वस्तु नहीं है? कवार चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे, इसमें चित्रकला शैली से संबंधित कौन सा विषय वस्तु नहीं है? तो स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन, जादू टोना या रामकथा। तो आपको बताना है कि ये जो है ये कोहबर चित्रकला से संबंधित कौन सा जो वो शामिल नहीं है। तो आपको बताना है कि कोहबर जो है या चित्रकला शैली है, इससे संबंधित कौन सा विषय वस्तु इनमें शामिल जो वो नहीं किया जाता है। तो बता दें कि इसमें स्त्री पुरुष संबंध, सांकेतिक प्रजनन और जादू टोना ये तीनों को तो शामिल किया जाता है, लेकिन राम कथा से संबंधित इनमें से कोई भी वैसा विषय वस्तु इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राम कथा। याद रखेंगे, ये कोहबर कला जो वो कोहबर चित्रकला से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है कि कुमुनी, लौंड्रा, जालोम, गीरा और भंवरजाल यह शब्द जो वो किससे संबंधित है? कुमुनी, लौंड्रा, जालोम, गीरा और भंवरजाल। बता दें कि यह मछली पकड़ने के जाल एवं कांटे से संबंधित ये सभी नाम हैं। तो याद रखेंगे, यह मछली पकड़ने के जाल एवं कांटे से संबंधित है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया है? आपको बताना है कि मुंडा गीतों का जो संग्रह किया है मुंडा दुरंग के रूप में, वह संग्रहण किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा। डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा ही मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग के नाम से एक पुस्तक लिखा है, जिसमें इन सभी गीतों को जो वो एक जगह संग्रहित किया है। तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू.जी. आर्चर। अगला सवाल है कि उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में संग्रहित है? उरांव जनजाति के लगभग 26,000 गीतों का संग्रह जो है वह किस एक ग्रंथ में जो वो या किस पुस्तक में जो वो संग्रहित देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा लिलखोर से खेल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि सदानों एवं आदिवासियों द्वारा बरातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि के स्वागत हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो जब इन सभी लोगों के समय में जब ये कह सकते हैं कि स्वागत होता है, तो वैसे कंडीशन में कौन सा नृत्य जो है वो दिखाया जाता है? सदानों के द्वारा। सदान एवं आदिवासियों में भी यह प्रचलन है। तो यह दोनों में मुख्य रूप से जो वो वैसे स्थिति में कौन सा जो वो नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य बताना है आपको कि कौन सा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पाइका नृत्य। जब कोई बाराती, राजा, मंत्री या गुरु ऐसे और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का जब स्वागत किया होता है, तो उस समय जो लोक नृत्य की प्रस्तुतिकरण होता है वो है पाइका लोक नृत्य। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि हारियो, किन्भर, हल्का, डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य है? तो हारियो, किन्भर, हल्का, डोयोर एवं लहसुआ किस समुदाय से संबंधित नृत्य माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी खड़िया जनजाति से। खड़िया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि कर्म पर्व की समाप्ति पर कौन सा नृत्य होता है। जब कर्मा पर्व समाप्त हो जाता है, कर्मा पर्व जब समाप्त हो जाता है तो उस समय जो उसके उपरांत समाप्ति के बाद जो नृत्य होता है उसका नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी तुसगो नृत्य जो है वो कर्मा पर्व की समाप्ति पर किया जाता है। अगला सवाल है कि यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य को कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो आपको बताना है कि यूनेस्को के द्वारा छऊ नृत्य जो कि झारखंड के साथ साथ यह भारत में और इसके अलावा विदेशों में भी इनका प्रचलन जो वो काफ़ी ज़्यादा है। खास करके झारखंड के सरायकेला खरसावां या सरायकेला छऊ जो है वो काफ़ी प्रचलित माना जाता है। हालांकि इसके और भी कई सारे महत्वपूर्ण हैं, जैसे सरायकेला छऊ के बाद आता है, ये आपको पता होगा कि मयूरभंज छौ जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। उसके अलावा आपको बंगाल में भी यह प्रचलन देखने को मिलता है, जो कि बंगाल में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है सरायकेला छौ। साथ ही साथ उड़ीसा तो आपको पता है मयूरभंज छौ, और बंगाल में भी इसका प्रचलन देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन सभी प्रश्नों को आप याद रखेंगे और कौन सा छऊ नृत्य सबसे पहले कहाँ पर दिखाया जाता है और किस राज्य में प्रचलन है। हालांकि और भी जितने भी ब्रांच इसके बाद जो भी छऊ के बटे हैं, एक है सिंगुआ छऊ। सिंगुआ छऊ यह झारखंड के खूंटी जिले में मुख्य रूप से जो वो उस क्षेत्र में जो है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद है मयूरभंज छऊ, और साथ ही साथ बंगाल में एक छऊ के रूप में अवस्थित है। उसका नाम आप कमेंट करके बता देंगे कि बंगाल में जो छऊ का जो प्रचलन है वह किस छऊ के रूप में माना जाता है। तो आपको यह कमेंट करके बताना है कि बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में वह किस छऊ का प्रचलन जो वो देखने को मिलता है, किस क्षेत्र में, और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना कि उसे किस नाम से जाना जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से किस वाद्यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर जो वो किया जाता है। तो आपको बताना कि उस वाद्यंत्र का नाम बताना कि वह वाद्यंत्र कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी झाल। झाल एक ऐसा वाद्यंत्र है जो कि कह सकते हैं कि नारियल के खोपड़ी को आधा काट कर इसमें इसके ऊपर जो मढ़ा जाता है वह गोह का चमड़ा को मढ़कर बनाया जाता है, और इस वाद्यंत्र को ही हम क्या कहते हैं, झाल कहते हैं। इसको याद रखना, इसे हम झाल के नाम से पुकारते हैं। अगला सवाल कि राजा मान सिंह द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था। राजा मान सिंह के द्वारा किस किले का जो है वो निर्माण कराया गया था, उस किले का नाम आपको बताना है। विश्रामपुर का किला, नवरत्नगढ़ का किला, नारायणपुर का किला या राजमहल का किला। तो याद रखेंगे राजमहल का किला का निर्माण जो है वह राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राजमहल का किला। अगला सवाल है कि बैजनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। बैजनाथ धाम देवघर में मानसरोवर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। राजा मान सिंह, राजा पूरनमल, मेदिनी राय या दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी राजा मान सिंह के द्वारा। राजा मान सिंह के द्वारा ही मानसरोवर तालाब जो कि बैजनाथ धाम देवघर में अवस्थित है, उसका निर्माण जो वो राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ ये तो आपको पता है कि राजमहल का किला, उसका निर्माण भी राजा मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यह कह सकते हैं कि अकबर के दरबार में यह रहते थे, अकबर के दरबार में राजा मान सिंह। तो ये भी याद रखेंगे। महामाया मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। महामाया मंदिर, इसका निर्माण जो वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा गजघंट राय के द्वारा इसका निर्माण जो वो महामाया मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है कि किस जिले में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो वो प्राप्त हुए हैं। किस जिले से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पलामू जिले में। पलामू जिले से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के भी कई सारे अवशेष जो वो देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा पलामू जिला, यानी ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि संगरी दलान का निर्माणकर्ता कौन थे। संगरी दलान का निर्माणकर्ता आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि इस दलान जिसे संगरी दलान के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण जो वो किसके द्वारा कराया गया था। तो ये भी सही आंसर होगा राजा मान सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल कि नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक कौन हैं? नागपुरी भाषा में महाभारत के लेखक जो वो कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कंचन। कंचन के द्वारा ही नागपुरी भाषा में महाभारत का लेखन जो है वो किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कंचन के द्वारा। अगला सवाल है कि इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन हैं? इंट्रोडक्शन टू दी खड़िया लैंग्वेज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा जीसी बनर्जी। जीसी बनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज। अगला सवाल है कि झारखंड का प्रथम उपन्यास चक्रधरपुर के राजा रामचीज सिंह वल्लभ द्वारा किस उपन्यास को माना जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंकलाब, सपनों का संसार, पंचदश तंत्र या राजपूती शान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी राजपूती शान को जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो चक्रधरपुर के राजा रामचीज सिंह वल्लभ के द्वारा यह लिखा गया था राजपूती शान, जो कि झारखंड का प्रथम उपन्यास के रूप में माना जाता है। अगला सवाल है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय से विभाजित कर किस वर्ष विनोद बिहारी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो आपको बताना है कि किस वर्ष विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया है। 2015, 2017, 2018 या 2019। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 2017 को विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अलग करके विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय की स्थापना जो वो किया गया। तो इसका सही आंसर होगा 2017। अगला सवाल है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 ईस्वी को हुई थी। उसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था। उसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो है वो कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1987 ईस्वी में। स्थापना अगर पूछा जाए तो 1956 में, जबकि इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1987 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा जो वो प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा विद्यालय या परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय तुरामडी। तो अगर पूछा जाए कि तुरामडी या परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित है यह किस जिले में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी पूर्वी सिंहभूम में। अब आपको बताना है कि यूरेनियम की खान के लिए झारखंड का सबसे प्रसिद्ध कौन सा वह कह सकते हैं कि केंद्र है जो कि यूरेनियम की खान के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। आपको बताना है कि झारखंड का वह कौन सा स्थल है जहाँ पे यूरेनियम की बहुलता देखने को मिलता है, तो उस स्थान का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ ये झारखंड ही नहीं भारत में भी ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्थल है जहाँ पे यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो वो भंडार देखने को मिलता है। तो इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल है झारखंड खेल नीति कब लागू की गई थी? झारखंड खेल नीति कब लागू की गई थी? 2005, 2006, 7 या 8? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2007 में झारखंड खेल नीति की शुरुआत जो वो या झारखंड खेल नीति जो वो लागू की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 2007 में। अगला सवाल है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो पहला टेस्ट मैच यहाँ से पूछा जा रहा है कि पहला टेस्ट मैच जो वो किसके विरुद्ध जो वो खेला गया था। तो सबसे पहले तो याद रखना कि महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा सबसे पहले कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच जो खेला गया था वह बांग्लादेश के विरुद्ध खेला गया था। तो बांग्लादेश के विरुद्ध जो वो सबसे पहला मैच इन्होंने खेला था कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में। दूसरा अगर पूछा जाए कि सबसे पहला टेस्ट मैच अगर पूछा जाए कि पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था, तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका के विरुद्ध इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था। जबकि इन्होंने अपना अंतिम मैच जो खेला था वो आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला था। तो अपना अंतिम मैच जो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ, अपना पहला टेस्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ। तो याद रखेंगे इन सभी प्रश्नों को। आपको बताना है यहाँ पे आप एक और कमेंट करके यहाँ से जरूर बताएंगे कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किस वर्ष किया गया? पद्म भूषण पुरस्कार से महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष जो है वो सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल है कि जनवरी 2020 में किसे राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अर्जुन मुंडा को। अर्जुन मुंडा को ही राष्ट्रीय तीरंदाजी संघ जो कि जनवरी 2020 में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, अर्जुन मुंडा को। साथ ही साथ याद रखेंगे अभी अगर बात करें केंद्र में यह जनजातीय मामले के ये मंत्री भी अभी हैं, तो वर्तमान में याद रखेंगे अर्जुन मुंडा जो वो जनजातीय मामले के मंत्री भी वहां पर हैं। अगला सवाल है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश कंपनी को कब सौंपी गई? तो इसके पहले हमने देखा था कि 26 लाख में शाह आलम के द्वारा 26 लाख में शाह आलम के द्वारा जो है वो 26 लाख में जो है वो शाह आलम के द्वारा अंग्रेजों को इसकी दीवानी जो है वो दी थी। लेकिन किस वर्ष सौंपी गई थी ब्रिटिश कंपनी को, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में ही 26 लाख वार्षिक कर के रूप में भी कह सकते कि वार्षिक कर के रूप में शाह आलम के द्वारा अंग्रेजों को या ब्रिटिश कंपनी को जो वो सौंपा गया था इसकी दीवानी, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा। अगला सवाल है कि स्थानीय जमींदार एवं जागीरदार किस भूमि पर किसी प्रकार का कोई हक या दावा नहीं करते थे? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। भुईहरी, यदि अगर कहीं भूमि भुईहरी हो, मुंडारी हो या खुटहरी हो, ये तीनों भूमि पर कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो हक या दावा नहीं कर सकते, इसलिए यह कह सकते हैं कि एक तरह से रिजर्व भूमि के रूप में मान सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? बंगाल टेनेंसी एक्ट किस वर्ष जो वो लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट जो वो पारित हुआ था। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 11 नवंबर 1908 को। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट 1908 जो वो 11 नवंबर 1908 को लागू हुआ था। इसमें अगला सवाल है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत धारा 10 में क्या है? तो धारा 10 जो वो किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी किसी भूयहर की जमीन के लगान में वृद्धि नहीं होगी। यह उल्लेख जो वो मुख्य रूप से सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 10 में इसका उल्लेख जो वो मिलता है कि किसी भी भूयहर की जमीन जो वो जमीन के लगान में वृद्धि जो वो नहीं होगा। मान लेते किसी भूयहर की जमीन है तो ऐसे जनरली देखा जाता था कि समय समय पर किसी भी जमीन का जो वो लगान में वृद्धि जो वो होता रहा था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के जमीन में वृद्धि जो वो हो सकता था, लेकिन जो एक भूयहर की जमीन होता था उसमें कह सकते हैं कि लगान की वृद्धि जो वो नहीं होगी। यह उल्लेख जो वो सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 10 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि संथाल परगना क्षेत्र के प्रथम रैती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? संथाल परगना क्षेत्र के प्रथम रैती कानून से संबंधित संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1972 में, माफ कीजिए 1872 में। 1872 में जो है 1872 में ही संथाल परगना क्षेत्र के प्रथम रैती कानून संथाल परगना सेटलमेंट एक्ट रेगुलेशन जो है वो पारित किया गया था। 1872 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? हालांकि ये सब थोड़ा सा इजी सवाल आपको लग सकता है क्योंकि ये सभी आपको डायरेक्टली सवाल है, इतने डायरेक्टली सवाल तो नहीं पूछे जाते, थोड़ा डीपली जाता है सवाल। लेकिन अभी आपको क्या कि कम से कम पहले इसके ऊपर वाले प्रश्न आपको पता होने चाहिए, साथ ही साथ उसके बाद आप डिटेल में जाएं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 9 अध्याय एवं 72 धाराएं जो वो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में अवस्थित है। वहीं अगर बात करें सीएनटी एक्ट में तो सीएनटी एक्ट में जो है वह 19 अध्याय एवं 271 धाराएं जो है वो सीएनटी एक्ट में है, जबकि एसपीटी एक्ट यानी संथाल परगना टेन्योर एक्ट, संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो होगा संथाल परगना टेन्योर एक्ट, इसमें जो है वो 9 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। ये दोनों आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं?
इनमें से पूछा जा रहा है कि आखिर में किसकी अनुमति मिलने के बाद अपनी भूमि को अगर बदलने की इच्छा रखने वाले लोग जो वो अपनी भूमि को बदल सकते हैं, लेकिन उसके पहले किसकी अनुमति लेनी पड़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उपायुक्त की। उपायुक्त के अनुमति के बाद अगर आप चाहें अपनी अनुमति कह सकते हैं कि अपनी भूमि को बदलने की इच्छा अगर रख रहे हैं तो उसके बाद आप उपायुक्त के कह सकते हैं कि अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदल सकते हैं। अगला सवाल है कि धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जा सकेगा? तो यहाँ से एक सवाल को आप सबसे पहले समझिए कि आखिर में सवाल कह क्या रहा है। बोला जा रहा है कि धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अगर कोई अपील करता है तो उस तिथि से कितने दिनों के भीतर उसे जो वो किया जाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 90 दिनों के भीतर। अगर आप 90 दिनों के भीतर अगर कह सकते हैं कि अपील करते हैं तो उस तिथि से कितने दिनों के भीतर किया जा सकेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 90 दिनों के भीतर। अगला सवाल है कि कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? किस वर्ष जो वो सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1948 को। 1948 को ही सरायकेला खरसावां को अविभाजित झारखंड में शामिल किया गया था। आप एक घटना आपको याद होगा 1948 की घटना जो सरायकेला या खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। खरसावां गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है जो कि 1948 की ही ये घटना थी। क्योंकि सरायकेला खरसावां जो था, सरायकेला खरसावां जो है वह पहले रियासत हुआ करती थी। सरायकेला रियासत और खरसावां रियासत, इन दोनों रियासत को क्या है कि उड़ीसा में जो वो शामिल करने की मांग की जा रही थी और कहीं ना कहीं प्रस्ताव भी पारित हो गया था, उसे जो वो उड़ीसा में शामिल करने की मांग चल रही थी। इसी को लेकर के कह सकते हैं कि सरायकेला खरसावां हाट का मैदान, खरसावां हाट का मैदान में एक कह सकते हैं कि विशाल सभा का आयोजन किया गया था। और इस सभा का आयोजन का जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह के द्वारा इसका जो वो मुख्य रूप से कार्यभार जो वो संभाला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब काफ़ी संख्या में भीड़ जब यहाँ पे कह सकते हैं कि इस मंच पर पहुँचते हैं, जब इस सभा को देखने के लिए या सुनने के लिए, तो वैसे में क्या होता है कि किसी कारणवश यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा जो वो यहाँ पर मौजूद नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे पुलिस बल जो भी तैनात होते हैं, जो भी पुलिस बल तैनात होते हैं और यहाँ पर जो आते हैं लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं शामिल, उन दोनों के बीच में एक हिंसक झड़प देखने को मिलता है, जिसके कारण से वहाँ पे सैकड़ों लोग की जान जो वहाँ पे चली जाती है, जिसको कह सकते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी इसको कह सकते हैं कि देखा जाता है। तुलना किया जाता है कि झारखंड का जालियांवाला बाग हत्याकांड किसे माना जाता है, या तो कई बार आपको एक और घटना डुम्बारी बुरू, डुम्बारी पहाड़ी का घटना कई बार आपको तुलना इस तरह से किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे घटना है जो कि कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। आज भी इसकी संख्या जो वो एग्जैक्ट नहीं पता कि इसमें कितने लोगों की जान गई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसमें हजारों लोगों की जान चल गई थी, जो कि पुलिस और वहाँ के जो भी जनता थे या जो भी वहाँ पे भाग लिए थे या तो सुनने के लिए गए थे, उन दोनों के बीच में यह झड़प होता है। अगला सवाल है कि छोटा नागपुर पठार के किस भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार के किस भाग को उच्च भूमि के पाट क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखेंगे, अगर बात करें कुछ इस तरह के, अगर कहीं बात करें, अगर कहीं ये झारखंड की अगर कहीं मानचित्र अगर बात करें तो यहाँ पर अवस्थित है छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे है छोटा नागपुर पठार, और छोटा नागपुर पठार के इस क्षेत्र में जो इस तरह के त्रिभुजाकार आकृति में, इसे हम कहते हैं पाट क्षेत्र, या तो कह सकते हैं कि पाट का पठार। याद रखेंगे, पाट का क्षेत्र कई बार इसका पूछा जाता है कि इसका आधार जो है वह उत्तर दिशा में है, जबकि इसका शीर्ष जो है वो दक्षिण दिशा में है। तो ये दोनों को भी आप याद रखेंगे, और इसकी आकृति जो वो त्रिभुजाकार है। अगर झारखंड की सबसे ऊंची चोटी या द्वितीय सबसे ऊंची चोटी, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ और झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सरवत पहाड़ी, इन सभी को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो सबसे ऊंचा क्षेत्र माना जाता है वो इसी पाट क्षेत्र को ही माना जाता है। यह पाट क्षेत्र अगर बात करें तो गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, ये सभी जिलों में कह सकते हैं कि यह जो वो देखने को मिलता है, यह कवर करता है। इसीलिए ज़्यादातर देखने को मिलता है। आप याद रखेंगे कि ज़्यादातर नदियाँ जो देखने को मिलता है, या तो नदियाँ वो उत्तर की ओर बहती है, या तो पूर्व की ओर बहती है, या तो दक्षिण की ओर बहती है। नदियाँ झारखंड में पश्चिम की ओर क्यों नहीं बहती है?
क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कह सकते हैं कि ऊंचा क्षेत्र है, और यह ऊंचा क्षेत्र होने के कारण से कभी भी नदी जो बहती है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। तो याद रखेंगे, इसीलिए यही कारण है कि झारखंड में ज़्यादातर नदियां या तो उत्तर की ओर, या तो पूर्व की ओर, या तो दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन पश्चिम की ओर जो है वो नदियां नहीं बहती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है झारखंड का वो है पाट का मैदान या पाट क्षेत्र। इसकी ऊंचाई अगर बात करें तो 900 से 1100 मीटर इसकी एवरेज जो वो कह सकते हैं कि ऊंचाई माना जाता है, 900 से 1100 मीटर। 900 से 1100 मीटर जो वो इसकी ऊंचाई जो वो माना जाता है। अगर फीट में अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 3600 फीट जो है, 3600 फीट जो है वो लगभग इसकी ऊंचाई जो है वो मानी जाती है पाट क्षेत्र की। साथ ही साथ अगर बात करें अगर पारसनाथ पहाड़ी की तो 1365 मीटर ऊंचाई है, 1365 मीटर। जबकि दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है सरवत पहाड़ी। सरवत पहाड़ी अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई भी लगभग अगर बात करें, जैसे इसको फीट में अगर बदलेंगे तो 4480 होता है, 4480 होता है। उसी तरह से सरवत पहाड़ी जो कि झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई भी लगभग 4200 मीटर, 4200 फीट माना जाता है। 4200 फीट या तो कह सकते हैं कि लगभग 1200 मीटर के लगभग माना जाता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी, हाँ यहाँ पे एक नदी, यहाँ पे इसका जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इनमें से किसका निर्माण जो वो लावा से हुआ है, किसका निर्माण जो वो, किस पठार का निर्माण जो वो लावा क्षेत्र से हुआ है। अब इस सवाल को करने के पहले आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए कि आखिर में लावा का निर्माण के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं कि लावा से जो मिट्टी का निर्माण होता है वो है काली मिट्टी, वो है काली मिट्टी। और आपको पता होगा कि झारखंड में काली मिट्टी एक ही पठार में देखने को मिलता है, वो है राजमहल का पठार। राजमहल पठार में ही जो है वो काली मिट्टी जो है वो देखने को मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरह से आंसर आप कर सकते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। तो किस नदी का उल्लेख जो वो बौद्ध एवं जैन के धार्मिक ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बराकर नदी। बराकर नदी का उल्लेख जो वो इसका मिलता है। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है। रामायण में सकरी नदी को किस नाम से जाना गया है, शुमागधी, बमागधी, अंतःसलीला या हिरण्यवाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी सुमागधी के नाम से, सुमागधी के नाम से सकरी नदी को जाना जाता है। तो याद रखेंगे सकरी नदी का उपनाम जो वो सुमागधी है, जो रामायण में इसका वर्णित है। अगला नाम है बमागधी। याद रखेंगे बमागधी या कीकट, कीकट या बमागधी या पुनपुन नदी का, पुनपुन नदी का नाम है, पुनपुन नदी का कीकट या बमागधी है। अगला नाम है अंतःसलीला। अंतःसलीला अगर बात करें तो यह फल्गु नदी का, या फल्गु नदी का नाम है अंतःसलीला। जबकि हिरण्यवाह यह सोन नदी का उपनाम है। सोन नदी का उपनाम जो वो हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये सभी नामों को आप याद रखेंगे। साथ ही साथ इन सभी महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ इसके किसी भी नदी के बारे में आप कम से कम 2 से 3 चीज़ आपको पता होने चाहिए। किसी भी नदी को सबसे पहले पढ़ें तो उसका उद्गम पढ़ें कि आखिर में उस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। उसके बाद उसका मुहाना, आखिर में उसका मुहाना वो किस नदी में जाकर के मिलती है। उस नदी के कौन सी उपनदी है, उपनदी कह सकते हैं कि उसके सहायक नदी या उपनदी पढ़ सकते हैं, उसकी सहायक नदियाँ। उसके बाद उसकी दूरी अगर पूछा जाए तो दूरी पढ़ सकते हैं, या तो फिर अपवाह या प्रवाह कि कितने जिले में उसकी अपवाह क्षेत्र है या उसका अपवाह जो वो कितना है। इस आधार पर इतने कम से कम आपको पॉइंट किसी भी नदी के बारे में आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि राज्य विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी महिलाएं जो वो निर्वाचित हुई है। राज्य विधानसभा चुनाव 2019 में अगर देखा जाए तो कुल 10 महिलाओं का कह सकते हैं कि निर्वाचित होकर के आई है। तो इसमें याद रखेंगे कुल इसमें पूछा जाए तो 10 महिलाएं जो वो निर्वाचित होकर आई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रांची में। रांची में ही झारखंड का प्रथम मेगा फूड पार्क अवस्थित है। अगला सवाल है कि राज्य में कहाँ विवेकानंद जी की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा जो लगभग 30 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसकी स्थापना जो वो झारखंड में कहाँ किया गया है। तो याद रखेंगे झारखंड की राजधानी रांची में, झारखंड की राजधानी में अवस्थित 30 फीट
30 फीट की ऊंची प्रतिमा जो वो अनावरण किया गया है रांची के बड़ा तालाब, जिसे कह सकते हैं कि बड़ा तालाब के सामने इसका निर्माण किया गया है। तो याद रखें कि विवेकानंद जी की यह सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में माना जाता है। अभी तक देश में जो वो सबसे ऊंचा प्रतिमा विवेकानंद जी की यह यहीं पर अवस्थित किया गया है। यह झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है। और याद रखेंगे युवा दिवस के रूप में जब इनका जन्म दिवस होता है तो उसी के शुभ अवसर पर जो इसका स्थापना जो वो किया गया था, उसी के दिवस पर इसके स्थापना जो वो किया गया था। इसके अगर पूछा जाए कि इसके मूर्तिकार कौन है, तो मूर्तिकार इसके थे रामवी सुतार के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में अवस्थित है, उसके निर्माणकर्ता भी यही थे रामवी सुतार। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रांची जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है कि स्टैच्यू ऑफ उलगुलान का अनावरण रांची में किया गया है, उसकी ऊंचाई कितनी है। स्टैच्यू ऑफ उलगुलान जो कि रांची में अनावरण इसका किया गया है, इसकी ऊंचाई आपको बताना कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे शब्द है स्टैच्यू ऑफ उलगुलान, तो कहीं ना कहीं उलगुलान शब्द से आपको बिरसा मुंडा याद जरूर आता होगा, क्योंकि इनका जो आंदोलन चला गया था इसी के आंदोलन को जो वो उलगुलान आंदोलन के रूप में माना जाता है, बिरसा आंदोलन को ही। तो याद रखेंगे स्टैच्यू ऑफ उलगुलान दरअसल बिरसा मुंडा जी की ही आदमकद प्रतिमा को ही स्टैच्यू ऑफ उलगुलान जो वो नाम दिया गया है। याद रखेंगे इसका अनावरण जो वो रांची में किया गया है और इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए आपसे तो इसकी ऊंचाई जो वो 150 फीट इसकी ऊंचाई है। तो याद रखेंगे 150 फीट ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ उलगुलान का अनावरण रांची जिले में किया गया है। साथ ही साथ एक और सवाल यहाँ से पूछा जाता है, इनमें से कौन से दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संसद में जो है वो आदमकद प्रतिमा देखने को मिलता है। तो बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों का जो है वो आदमकद प्रतिमा यानी खड़ा प्रतिमा जो है वह पिछले वर्ष ही कह सकते हैं कि इसका जो अनावरण किया गया था वो संसद में लगाया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते इसमें आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। आज का अंतिम सवाल है कि हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्यमंत्री की पद की शपथ कब ली थी। 25 दिसंबर 2019, 27 दिसंबर 2019, 2 जनवरी 2020 या 5 जनवरी 2020। इसमें सही आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ ये बताएं कि आप अगर जब ये पूरे 100 क्वेश्चन को हल किए तो आपके कुल कितने प्रश्न जो है वो सही हुए, और आप उसका कमेंट करके हमें बताएंगे कि कितना प्रश्न आपके सही हुए। जितने भी प्रश्न हुए ईमानदारी के साथ आप बोलें कि इतने प्रश्न हमारे सही हुए, और आगे उससे आप कुछ सीखने का प्रयास करें ताकि आप उसको सुधार सके और उसे आगे अच्छे तरीके से कह सकते कि जब अगला सेट आपको मिले तो उसमें आप अच्छे से अच्छा अंक ला सकें। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।